हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमसीआई कोटा। आज का जो वीडियो है हमारा वो है रिफ्रैक्शन, मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट पे बेस्ड है। पूरा का पूरा वीडियो इसमें एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा लेक्चर कंप्लीट करें अपन। तो टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से, 3 वीडियो 4 वीडियो जो भी आई है उसमें प्रॉपरली देख लेना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो, अगला टॉपिक आता है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक फिनोमिना है कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट के बेंड होने का फिनोमिना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके बेंड होने का फिनोमिना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे इसमें समझ के देखते हैं अपन, ये एक सरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। लाइट रे यहां पे गई, यहां से एक इंटरफेस था, एक बीच की लाइन थी जो कि दोनों मीडियम को क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इंसिडेंट रे बनी, ये रिफ्रैक्टेड रे बनी। इनसे बनने वाला ये वाली जो होती है लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, आप लोगों को पता है। ये जो लाइन बनी, इससे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइन बनी, इससे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर मीडियम रेयरर है, अगर क्या है, मीडियम रेयरर है तो, और डेंसर में लाइट जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये लाइट गई, लाइट रेयरर से डेंसर में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अगर ये चीज उल्टी कर दे हम, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो वापस वो क्या करती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाले डायग्राम में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इज इट क्लियर? एक बार बना लो, इसको लिख लो, फिर आगे वाला पोर्शन करेंगे, रेयरर और डेंसर मीडियम होता क्या है। तो अगला आता है अपना रेयर और डेंसर मीडियम होता क्या है। रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है, देखो। डेंसर का मतलब तो पता होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत, मतलब गहरा, गहराई जिसमें ज्यादा। अब मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, एक तो बॉक्स है मेरे पास, इतना सा बॉक्स है, इसमें टॉप से ड्रॉप करा और नीचे तक आना है तो जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है। एक मैंने बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया, उसमें थोड़ी धीरे आएगी बॉल। तो a medium in which speed of light is more as compared to other medium is known as rarer medium। rarer और denser medium को ऐसे समझो कि एक बड़ा सा रूम है जिसमें बहुत सारे चेयर्स रखी हुई है। अब मैंने बोला रामलाल को कि उसमें भाग, तो रामलाल भागेगा, भाग तो लेगा पर बार बार उसको रुकना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा रूम था, दूसरे रूम में बिल्कुल खाली था, बिल्कुल फ्री स्पेस था, तो उसमें उसको बोला रामलाल को कि भाई भाग, तो वो क्या करा, एक टांग पे भी भाग लेगा। भागेगा नहीं भागेगा? इसको एक और तरीके से समझते हैं। आप लोगों ने देखी होगी ओलंपिक में हडल रेस आती है, 100 मीटर की या 110 मीटर्स की हडल रेस भी होती है और 100 मीटर की सिंपल रेस भी होती है। अब सिंपल रेस में जो इंसान, जो प्लेयर, जो एथलीट 10 सेकंड ले रहा है, वो हडल रेस में 15 सेकंड तक पहुंच जाता है। 15 नहीं तो 13 या 13.5 सेकंड तक पहुंचता है, 13.3 सेकंड तक, 30 सेकंड तक पहुंचता ही है, ठीक है। कारण क्या है भाई, वहां पे हर्डल्स आ गए, वहां पे बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उसकी स्पीड को कम कर रही है। ये चीज इसमें होती है। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ज्यादा हो लाइट की, वो रेयरर मीडियम होता है। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, वो क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम। अब देखो, इसमें एक और चीज है अपनी कि जरूरी नहीं है एक एक मीडियम को हमने रेयरर बोल दिया तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है वो एक के कंपैरिजन में तो रेयरर हो और दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो, डेंसर हो। एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन एयर, वाटर और ग्लास की। वाटर है, वाटर की के अंदर लाइट की स्पीड एयर से कम होती है पर ग्लास से ज्यादा होती है, तो वाटर जो है इसके कंपैरिजन में तो क्या बन गया, डेंसर। इसके कंपैरिजन में क्या बन गया, रेयरर। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, मान लो 3 लड़के हैं, एक राजू,
एक काजू और एक लालू। मान लो राजू जो है इससे बड़ा है पर इससे छोटा है ना। राजू जो है काजू से तो बड़ा है, काजू से क्या है बड़ा है, पर लालू से छोटा है, तो ये इसके बीच में आ जाएगा। मतलब ये ऐसा तो नहीं बोल सकता कि राजू सबसे बड़ा है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं। तो यही सेम चीज इसमें भी समझ सकते हैं। वैसे आसान सी चीज है, आसान बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि भाई एक चीज अगर मैंने किसी चीज को बोल दिया कि वो दूसरी वाली चीज से अच्छी है, तो जरूरी थोड़ी ना वो शब्द से ही अच्छी हो जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना पॉसिबल। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमारे रिफ्रैक्शन वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बोल दिया भी है, इसमें लिख भी दिया है मैंने। अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम, बट इट मे बी, हो भी सकती है, ऑप्टिकली डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ओके, एक बार आप देख लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे का कॉन्सेप्ट, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है वो बता दूंगा मैं, फिर उसके बाद इसका आगे का लॉज वगैरह चालू करेंगे। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो रिफ्रैक्शन है इसके रिलेटेड हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे इंसिडेंट रे क्या होती है भाई, ऐसी रे जो फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ये हमारा पूरा डायग्राम, डायग्राम में जो फर्स्ट मीडियम में जो ट्रेवल कर रही होगी वही क्या कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे। द रे विच इज ट्रेवलिंग इन फर्स्ट मीडियम इज नोन एज इंसिडेंट रे। नेक्स्ट आता है नॉर्मल हमारा। ऐसी रे जो कि हमारे जो इंटरफेस है, ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आती है, वही क्या कहलाती है हमारी नॉर्मल रे कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल रे कहलाती है। अब स्टूडेंट इसमें देखना, अगला आता है अपना रिफ्रैक्टेड रे। ऐसी रे जो सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ऐसी रे जो सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अरे विच इज ट्रेवलिंग इन द सेकंड मीडियम आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो सेकंड मीडियम में पहुंच जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अगला इंसिडेंट एंगल, ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। किससे डिनोट करते हैं? इससे, एंगल आई से। नेक्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन नॉर्मल and refracted ray, the angle which is formed between normal and refracted ray is known as refracted angle। represent किससे करते हैं? R से। लास्ट अपना इस वाले में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में इंटरफेस किसे बोलते हैं भाई? ऐसी एक स्मूथ सरफेस, ऐसी एक सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। द सरफेस, द प्लेन surface which separates the two medium is known as interface। क्या कहलाता है ये? इंटरफेस कहलाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे का कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल कॉज जो होता है ना, देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन का एक्चुअल कॉज होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट होने के कारण क्या होता है कि स्पीड डिफरेंट हो गई तो वो चलेगी भी अलग अलग तरीके से। अब अलग तरीके से चलेगी यानी कि उसके कारण क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पहला तो इसका क्या है, वही सेम है जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला था। क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, एक ही फ्रेम में दिखेंगे हमको क्या? तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर? अगला आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अभी आगे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे उसमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये साइन जो होता है ये तुम लोगों ने या तो अभी 10th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पढ़ा दिया जाएगा आगे। तो वो थोड़ा सा मैथ के टीचर आपके बहुत डिटेल में समझाएंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है,
बेसिक्स का हमारा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो ट्राइंगल के एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, उनके रेशियोज को अलग अलग चीजों में डिवाइड किया, उसी में से एक है साइन, साइन थीटा भी बोलते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कैसे लिखते हैं भाई, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू एन, जिसको हम बोला जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। दूसरी बात, इसको हम स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं। किससे जानते हैं भाई, स्नेल्स लॉ से। इसको क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, गिव द स्नेल्स लॉ। अगर बोर्ड पेपर में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस के लिए ये याद रखना कि या तो हाफ ईयरली में या टर्म फर्स्ट टर्म टू जो भी होता है आपका पीटी वगैरह उसमें आ सकता है ये, ठीक है। स्नेल्स लॉ तक किसी को डाउट है, मैं साइड में हो रहा हूं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घबराने की जरूरत नहीं बच्चे, लेंस वाला पार्ट और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो अच्छे से कर लेते हैं, बाकी ये वाला छोड़ देते हैं, घबराते हैं। इजीली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, चीजों को समझ लेना आराम से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या है ये, रेशियो है, ठीक है। किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं, खाली पूरा पूरा पूरी जगह खाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज डिनोटेड बाय एन, एन भी बोलते हैं, नीटा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो देख लेना, एन से बोल देते हैं अपन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही इंग्लिश में वापस से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है एन इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो क्या है, हमारा वैक्यूम में है, और ये किस में हमारा, किस में भाई, मीडियम में। लिख लो इसको। और इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। अब है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ए इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमेशा रहेगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अब वैक्यूम और एयर बात बराबर ही है एक तरीके से। एयर उसमें भी यही है, 3 इंटू 10 की पावर 8। कैंसिल कर दिया, पूरा पूरा क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आ गया, 1। ये एयर, वाटर और ग्लास तीनों का तो याद ही रखना है आपको। एक मैंने एयर का बता दिया, ग्लास का भी, वाटर का भी बता देता हूं, या वाटर की जगह आप बताओ और किसका बताऊं, वाटर का बताना है या फिर एयर का बताऊं, एयर क्या, सॉरी ग्लास का, ग्लास का ही बता देता हूं चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10 की पावर 8। इससे ई गयो, ई से ई गयो, कितनी बार गियो, 1/5 बार गियो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया, 1.5। अब एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, ये जो चीज है हमारी, ये तो कांस्टेंट ही है, ये चेंज हो रही है क्या कभी, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कभी चेंज हुई क्या, कितने भी मीडियम लेके आ जाना, स्पीड ऑफ लाइट यही रहेगी वैक्यूम में, ये कांस्टेंट है। अब एक चीज अपन ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने बताया होगा, जब कोई कांस्टेंट हटता है और इक्वल टू का भी साइन हटता है तो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एन ए किसी मीडियम के, एयर के बारे में बात कर लेते हैं या ग्लास के लिए कर लेते हैं, एन जी बराबर वी जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसके लिए मैंने ये टेबल भी बना दी है। सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है लाइट की, एयर में, सेकंड नंबर पे वाटर, थर्ड नंबर पे ग्लास, जो हमारे सिलेबस में। अगर यहाँ इसका उल्टा करते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे कम किसका होता है, एयर का, उसके बाद वाटर का, सबसे कम ग्लास का। इज इट क्लियर, एयर का होता है 1, वाटर का होता है 1.25 और ग्लास का होता है 1.5। कांस्टेंट है इसलिए कोई यूनिट नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास और तीसरा वाला अपना एयर,
तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, उसके रिगार्डिंग 2-2 रुपए के 2 नोट है, ये और पढ़ लेते हैं अपन। जैसे बोला गया है भाई, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इज, या स्पीड इज लेसर। कैसे पता चला भाई, देखना है एक बार। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या c/v। n इक्वल्स टू c/v, यही पढ़ा था हमने, n इक्वल्स टू c/v। यानी कि ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, उल्टा बोलूं तो ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी डेंसर। जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो कौन सा मटेरियल होता है अपना, या वो कौन सा मीडियम होता है अपना, डेंसर मीडियम होता है। और ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वो क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। क्लियर है? दोनों नोट को कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो भाई। तो नेक्स्ट अपना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई, लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन इज रिटन एज। अब देखो पहले ये समझो क्या होता क्या है ये, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, अब दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसका पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कोई ना कोई रिलेशन होगा, होगा नहीं होगा, या कोई रिलेटिविटी होगी। अब उसी रिलेटिविटी को हम क्या बोलते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक चीज बताता हूं मैं, देखो उससे समझने की कोशिश करना। जैसे ये मेरे पास एक है ग्लास स्लैब, सबको दिख रहा होगा। अब ये ग्लास स्लैब में क्या है, लाइट जब एयर से ग्लास स्लैब में एंटर होगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण क्या होगा भाई, इसमें बेंडिंग होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, अब एयर के रिलेटिव मैं ग्लास का निकालूंगा, या ग्लास के रिलेटिव एयर का निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे अब बताता हूं मैं कैसे लिखते हैं। एक बार आप ये पहले एक बार ये डायग्राम बना लो, डायग्राम समझ भी लो एक बार, पहले देख लो इधर कि भाई ये एक हमारी रे है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे एक फ्लैट सरफेस से, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई तो हमने क्या बोल दिया, इसको डेंसर बोल दिया। जब इसको डेंसर बोला तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, रेयरर बन जाएगा। कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लो फटाफट। देखो अब अपन फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने क्या बोला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट टू वन, यही हुआ। इसका लिखने का तरीका यही होता है, और अच्छे से समझ लो। टू का वन के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं भाई, हम टू का निकाल रहे हैं वन के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। कैसे, यही लिखेंगे। करेक्ट है भाई, ये आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रिलेटिव का नहीं बोल रहा, ये हमने रिलेटिव लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन, वापस से वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इज इट क्लियर टू ऑल? सी से सी गए हो, क्या बचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। दुई दुई फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। क्या आया है, दो दो फॉर्मूले आ गए भाई अपने पास। पहला है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, दूसरा है जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दे रखा हो मीडियम्स में। समझ में आया है? नोट डाउन, फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म से समझेंगे कैसे करते हैं अपन। फटाफट से कर लो। 3 अब इधर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करना। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका निकालना है, ग्लास का। तो मैं लिख दूं n ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के केस में विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था, रिकॉल करो फटाफट से। नहीं करोगे, मैं ही करवा देता हूँ। 1.5। वाटर बताया था, ये तो कतई नहीं करोगे। 1.25। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया और एक जीरो लगा दिया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 25 से डायरेक्ट मेरे को पता है, मैं कर दूं, या 5 से ही करूं तुम्हारे लिए? 5 से ही कर देते हैं। 5 25 जा, और ये 530 जा। तो देखो इधर फाइनली क्या आया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 6/5। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.2। कोई यूनिट लगेगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमारे पास क्या आया, मैं नहीं लिख रहा नीचे, तुम ही लिख देना। ये हमारा आंसर आया। फटाफट से इसको छापा छापी कर लो। छापा छापी करने के बाद अपन इसके ढेरों न्यूमेरिकल करेंगे। फटाफट से छापो। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और देखना आप लोग कि मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या आया था भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं क्या करूंगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। बाय 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों को, तो एन जी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन डब्ल्यू जी, जी जी डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू जी, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया या एन एन हो गया, जो लिखा है एक बार देख लो। आ गया समझ में भाई? अब देखो काटा फीसी मचा देता हूं, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा, 1 बचा। हमेशा याद रखना कि कोई सा भी मैं निकालूं, जैसे अभी एक बार और लिख के और बता देता हूं, मल्टीप्लाई बाय जी एन डब्ल्यू। कितना आंसर आया, 1 आ रहा है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जा सकता हूं मैं, तो मैं लिख दूंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये मतलब रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में क्या है, अब सीबीएसई वाले हो या आरबीएसई वाले हो, ऐसे हलवा परोस के तो देंगे नहीं हमें कि हलवा सर्व करके दे देंगे कि खा लो भैया हलवा। तो थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन या टेढ़े मेढ़े उठपटांग क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, और नोट भी कर लेना, एक नोट करके इसको बॉक्स में बंद कर लेना ताकि ये बाहर ना निकले। कर लो नोट फटाफट भाई, फिर न्यूमेरिकल करने हैं अपन को। तो बच्चा पार्टी, अब अपन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल मैं रीड करूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा न्यूमेरिकल, तो आप उसको पढ़ना। वैसे मेरी एक एडवाइस है कि अगर न्यूमेरिकल आसान है तो आप मेरी एडवाइस को ही मानोगे नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार रीड करो, फिर उसमें से गिवन उठाने की कोशिश करो। जो भी गिवन है फिर वो लिख के और फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं पहले रीड कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। A light ray enters into glass of refractive index 1.5 from air। एक लाइट रे है जो कि कहां से, भाई ये हमारे पास ग्लास है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। कहां से, एयर से। देख लो एक बार, एक लाइट रे, मान लो ये लाइट रे है, ये कहां से, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे दिया, 1.5 दे दिया। आगे क्या बोला गया है भाई, फ्रॉम एयर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मेरे को क्या निकालनी है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब वीजी निकालनी है मेरे को। अब ये मतलब मेरे को सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो लगाना है। वीजी वाला कौन सा था भाई, एक बार ये भी देख लो, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखूंगा मैं, एन जी अपॉन एन ए। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला। बट हमें क्या दे रखा है,
हमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ये निकालना है हमें। जब ये निकालना है तो इसको इधर पहुंचा दूं, इसको इधर पहुंचा दूं। पहुंचाने का काम कौन करता है, या क्या बोला जाता है, मैं नहीं बता रहा, ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब गली का बच्चा अच्छा जानता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है हमें, 1.5। इससे इसको काट दूं 2 बार, खून खच्चर कर दूं, क्या आंसर आया, 2 इंटू 10⁸। क्या आया, वीजी। स्पीड किस में होती है, गधों में, घोड़े में, हाथी में, मीटर पर सेकंड में। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 इजी है भाई, देख लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट चालू करते हैं। तो चलो एक और लल्लू पंजू लल्लू टल्लू सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। मैं बोल रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा न्यूमेरिकल, देखना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी दे रखी है, मतलब VW दे रखा है हमें 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें क्या निकालना है, NW निकालना है। अब NW का क्या फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, यहां तक का सॉल्यूशन क्या है भाई, इस NW का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैल्यूज पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸। यही 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 इसको इससे गया। अब इनको सॉल्व करने बैठोगे आप लोग, पॉइंट लगा के डेसिमल मतलब पॉइंट हटा के और सिर्फ 0 लगा के सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। आंसर क्या आएगा, 1.33 आएगा। और ये हमारा क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल गया। तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से लिख रहा हूँ, एक बार याद रख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33 होता है। और लास्ट अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, ग्लास 1.5 होगा। चलो फटाफट से नोट करो। इसके बाद एक डिफिकल्ट सा न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.47। क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन GLY। जनरली अपन फर्स्ट लेटर से ही करते हैं, पर इसमें क्या है, मैं 3 लेटर से कर रहा हूं। कारण ये है कि ग्लास का भी फिर G हो जाता है और ग्लिसरीन का भी G हो जाता है, तो इसलिए ग्लिसरीन का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.47। आगे क्या बोला गया है भाई, आगे बोला गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। अभी ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है, थोड़ी देर पहले कराया था, बताओगे नहीं तो मुक्का मारूंगा एक खींच के। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। अब हमें इसका ढूंढना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां तक कोई डाउट है, इजीली समझ में आ गया होगा, ये सब काटा पीसी उल्टा पुल्टा कराए। आगे सॉल्व करना चालू करूं मैं। ग्लिसरीन 1 अपॉन 1.47, पॉइंट हटाया 2 0 लग जाएंगे। जब इसको सॉल्व करोगे फाइनली तुम्हारा आंसर शायद 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.68। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। ग्लिसरीन पता होगा सबको क्या होता है भाई, ग्लिसरीन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को।
कि ग्लिसरीन क्या होता है और फटाफट से इसको नोट करो। एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे इस वाले में, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? नोट कर लो फटाफट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज 1.52। अब क्राउन ग्लास हो, ग्लास बोल लो, देख लो अपने हिसाब से। एन ऑफ जी कितना दे रखा है हमें? 1.52। ये ग्लास की एक कैटेगरी होती है क्राउन ग्लास, कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल इसका अलग रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पॉइंट्स में डिफरेंट होता है, ठीक है? एंड दैट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल पता है सबको? एल्कोहल, गलत मत सोचना तो गंदे बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें? 1.36। क्या निकालना है? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, ये हमको निकालना छू। आगे बढ़े। क्या है फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो हम ऐसा करेंगे 1.6 डिवाइडेड, नहीं तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, 52 डिवाइडेड बाय 1.36। पॉइंट से पॉइंट गया, क्यों गया? कोई जीरो लगाए बिना ही गया, कारण ये था कि इसके पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट, इसके पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट। फाइनल हमारा आंसर आएगा 1.117। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा फाइनल 4th न्यूमेरिकल था। कोशिश करेंगे इसके बाद और अपने जो जितने भी न्यूमेरिकल हो वो एक फाइनली एक वीडियो बना के लाए इसमें, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया हो। धीरे धीरे करके और समझेंगे अपन, सारी चीजें आ जाएंगी। धीरे धीरे करके चींटी चाल से चलेंगे और फिर शेर बन जाएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। तो दिसंबर तक क्या बनना है हमें? शेर बनना है, ठीक है? तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।